कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल और चेंज इन प्राइजेस और इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। अब यहाँ पर क्या है, कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि जब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, प्रोडक्शन के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड किसके ऊपर करती है कि मेरे पास पैसा कितना है, क्वांटिटी के, मनी की क्वांटिटी के ऊपर। तो इट इज़ बिकॉज money is demanded for transaction motive alone। तो मनी का पर्पस क्या है, सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो जितना पैसा हाथ में होगा उसके बेसिस के ऊपर ही क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। जितना पैसा कम होगा एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई, कहते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन फुल इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन द इकोनॉमी ये ज़रूरी है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाए। तो क्लासिकल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कि एग्रीगेट सप्लाई जो रहेगी ना एट कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीगेट सप्लाई जो रहेगी वो तो आपका स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से शो कर रही है। और डिसइक्विलिब्रियम जो इकोनॉमी के अंदर है वो ठीक किया जा सकता है बाय वे ऑफ चेंजिंग एग्रीगेट डिमांड और क्वांटिटी ऑफ मनी। मींस एग्रीगेट सप्लाई तो क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। और जो इक्विलिब्रियम है आपकी सिचुएशन है, अगर डिसइक्विलिब्रियम का पे वो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर बाय वे ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी की सप्लाई को बढ़ाकर इक्विलिब्रियम पॉइंट को AS इज इक्वल टू AD क्या है, लाया जा सकता है। इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी जो है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है या डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ता है क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो उसी वजह से ही क्या आ जाता है, वो सबसे बड़ा कारक होता है क्वांटिटी ऑफ मनी जिससे प्राइस लेवल के अंदर चेंज आता है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपका इसका प्रभाव जो है वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी सिचुएशन है इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड सप्लाई की इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड यानी क्वांटिटी ऑफ मनी की, कि आउटपुट की एग्रीगेट सप्लाई क्वांटिटी ऑफ मनी यानी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी। इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं होगी, डिस्क्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी के अंदर, AS इज नॉट इक्वल टू AD यानी कि आउटपुट की सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ मनी जो है या एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वेट अगर नहीं होंगी एक पर्टिकुलर लेवल प्राइस लेवल के ऊपर, तो प्राइस लेवल क्या होगा, चेंज होगा इस तरह से कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाए एग्रीगेट डिमांड के। अब हम क्या है इस फिगर के अंदर देखते हैं, आपके पास क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखी है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और प्राइस दे रखा है वाई एक्सिस के ऊपर। एग्रीगेट सप्लाई क्या है आपकी, एक सप्लाई कर्व है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इट इम्प्लाइज दैट ऑल फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एग्रीगेट सप्लाई रिमेन फिक्स, यानी कि जो सप्लाई है आउटपुट की जो है वो क्या है, फिक्स रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो होगी। तो AD इज़ इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व, AD1 जो है वो इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व है यानी क्वांटिटी ऑफ मनी का कर्व है। इट कट्स AS एट पॉइंट A, AD1 जो है वो A पॉइंट के ऊपर क्या है, AS को काटता है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा कि जब आउटपुट आपकी OQ है एंड OP क्या होगा, प्राइस लेवल होगा। तो OQ आउटपुट क्या है आपकी, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की सिचुएशन है। अब हम सपोज करें ड्यू टू फॉल इन क्वांटिटी ऑफ मनी और ड्यू टू मोर सेविंग एंड लेस एक्सपेंडिचर, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को रिड्यूस कर दिया जाता है यानी कि जब क्या है सेविंग बढ़ा दी जाती है और एक्सपेंडिचर जो है वो लोगों द्वारा कम कर दिया जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, वो AD2 हो जाएगी AD1 से। इस सिचुएशन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई विल बी मोर देन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड के
इट मीन्स इंक्रीज इन द इन्वेंट्री, तो फर्म्स की जो स्टॉक है वो क्या रहेगा, वो आपका बचा रहेगा। द लेटर विल रिड्यूस प्रोडक्शन कॉजिंग फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। अब अगर सप्लाई जो है वो बची हुई है, डिमांड के इक्वेट में नहीं जा रही है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आएगी। दिस सिचुएशन इज शोन बाय पॉइंट बी ऑन ए डी। तो ओपी पे एग्रीगेट डिमांड, अगर प्राइस ओपी है, अगर ओपी पे एग्रीगेट डिमांड जो है AD1 से अगर मनी सप्लाई कम होने की वजह से, क्वांटिटी ऑफ मनी कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरती है, तो क्या है आपका, अब वो कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर आपका आ रहा है तो पॉइंट बी आ रहा है। अब यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो सकता, तो करना क्या पड़ेगा, तो प्राइस को की गिरावट होगी, प्राइस की गिरावट होगी तो इस एग्रीगेट डिमांड के ऊपर जब सेविंग ज़्यादा हो रही है और खर्च करने के लिए उतना एक्सपेंडिचर के लिए नहीं आ रहा, तो क्या किया जाएगा कि भाई अब प्राइस को गिराया जाएगा इकोनॉमी के अंदर। प्राइस गिरेगा तो सप्लाई तो उतनी ही है, तो सी पॉइंट पर अब क्या है, एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड, मनी जो है, मनी की सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिमांड करने के लिए ज़्यादा है, सप्लाई उतनी है, और प्रिवेलिंग प्राइस की यूपी ही बात करें, ओपी की ही बात करें, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर तो क्या है आपका वो जो, तो यहाँ पर क्या है, वो एज सप्लाई को नहीं काट रही है। अब करना क्या पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ प्राइस बढ़ेगा और वहाँ पर एडी जो है आपकी एएस को कट करेगी, AD2, वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होगा इकोनॉमी के अंदर। अगर किसी भी रीज़न से इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में रहती है तो प्राइस लेवल अपने आप ही चेंज होगा, इस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अपने आप ही स्थापित हो जाए। क्लासिकल थ्योरी जो है उससे कुछ इम्प्लीकेशन है, यानी कि कुछ चीज़ें वो क्या मान के चलते हैं कि भाई, और क्योंकि क्लासिकल थ्योरी वो अपने फोकस में रखती है, जो सेंटर में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रखती है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट वो कहती है वो नॉर्मल फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, मीन्स सबको क्या है, रोज़गार मिल रहा है, वो कोई भी पर्सन बेरोज़गार रह भी नहीं रहा। हाँ, कोई अगर स्वेच्छा से बेरोज़गार रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन इनवॉलंटरी बेरोज़गारी नहीं है वहाँ पर ऐसी इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, वो ये मानकर चलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए वो बोलती है कि अपने आप ही क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाए। इवन अंडर फॉल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देयर कैन बी फ्रिक्शनल, कहते अगर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के अंदर गिराव, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी अगर है ना, वहाँ पर फ्रिक्शनल वॉलेंटरी और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन इनवॉलेंटरी की काम ना मिल रहा हो ऐसा नहीं है। तो हमारे इसमें क्या है कि सब लोग खुशहाल हैं, सबको क्या है आपका इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी सबको जॉब मिला हुआ है। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। उन्होंने यही बोला कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल भी कब है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है। और क्या कहते हैं कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट तो होती ही नहीं है, हाउएवर अंडर अबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस पार्शियल लेवल की बेरोजगारी जो छोटे टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कोई भी बेरोजगारी नहीं होती है, मीन्स इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है, वॉलेंटरली हो सकती है। बाय रिड्यूसिंग मनी वेज रियल वेज कैन बी रिड्यूस, यानी कि अगर मनी वेज को कम कर दिया जाए तो रियल वेज रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज एंड फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैन बी अचीव्ड। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर वो रिड्यूस किया जाता है तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस रेट के ऊपर लेबरर्स की डिमांड ज़्यादा की जा सकती है और लोग स्वेच्छा से क्या काम करने के लिए आएंगे, तो क्या होगा, और वर्क को वो प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, क्योंकि जब हमने बात किया था कि सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट जो है, हम काम को तवज्जो देंगे तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अचीव की जा सकती है रिड्यूस करके मनी वेजेस को। बट ये अजम्पशंस ही हैं। गवर्नमेंट शुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट एक लेस फायर की पोजीशन में रहे, यानी इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अपने आप ही मार्केट सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर ही आ जाएगी आपकी इकोनॉमी। वेजेस रेट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। क्लासिकल थ्योरी बेस्ड ही से जो थे इकोनॉमिस्ट
उनके लॉ के ऊपर उन्होंने विच होल्ड दैट डिमांड नेवर गेट शॉर्ट ऑफ सप्लाई, डिमांड कभी भी सप्लाई से शॉर्ट नहीं होती बल्कि वो इंक्रीज़ होती है, सप्लाई के साथ बढ़ती रहती है। देयर विल देयरफॉर बी एनी प्रॉब्लम, नॉट एनी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ओवर प्रोडक्शन की, क्योंकि जितना आप सप्लाई होगा उतना ही डिमांड होगा, तो वो सारा का सारा क्या है, मार्केट जो है वो क्लियर हो जाएगी, इकॉनमी क्लियर हो जाएगी, कोई भी ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन नहीं रहेगी कि अनसोल्ड स्टॉक रह जाए। और जनरल एम्प्लॉयमेंट इन द और लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, आपका कोई जनरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। पीपल जो है अपनी सारी इनकम जो है वो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल देते हैं, उन्होंने ये कहा, इट मीन सारा पैसा है वो इकॉनमी के अंदर ही आ रहा है हर तरीके से। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर, यानी अनप्रोडक्टिव खर्चा जो है वो नहीं हो रहा, एक तरह से वो ये बात कर रहे हैं। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती हैं क्लासिकल इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैपिटलिस्टिक इकॉनमी के अंदर। देयर आर नो, इन केस अगर इक्वल नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल चेंज, वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे दोनों सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियोरी, यानी क्लासिकल थियोरी ने जो भी अजम्पशंस ली थी कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो है उसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, अपने आप एडजस्टमेंट होता रहेगा, गवर्नमेंट को इन्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस फ्लेक्सिबल रहेंगे, रेट्स जो होंगी वो फ्लेक्सिबल रहेंगी। लेकिन केन्ज जो आए थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि वो बहुत इलॉजिकल जो है, लॉजिकली तो वो करेक्ट है बेसिकली आपकी क्लासिकल थ्योरी, बट अजम्पशन जो है ना, वो धारणाएं जो हैं वो इकॉनमी की जो रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ की उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो एक रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाती है ये थ्योरी, क्योंकि इकॉनमी में अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं इकॉनमी के अंदर जो डिमांड कर रहे हैं या सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो सप्लाई कर रहा है, तो सिचुएशंस अलग हो जाती हैं। तो केन्ज ने क्या कहा, कहते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शंस उठाए, क्लासिकल जो सेज के लॉज की थियोरीज जो उन्होंने बताई, कहाँ ऑब्जेक्शन उठाए केन्ज ने। अनरियलिस्टिक प्रोपोजिशन, कहते हैं उन्होंने क्या बोला, जो से का लॉ था ना मार्केट का, वो क्या कहता है, जो क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो लॉ जो कह रहा था कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, वो ऐसा नहीं, ये बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशन थी। उन्होंने क्या कहा, हमेशा ही एक सप्लाई और डिमांड के अंदर क्या डाइवर्जेंस जो है वो पाया जाएगा। और इवन कार्ल मार्क्स भी थे उस ओपिनियन में थे कि जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी का सोसाइटी का प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इट वाज डिवाइडेड, वो दो क्लास के अंदर बटा हुआ है, हाफ्स एंड हाफ्स नोट। रिच क्लास जो आधे रिच हैं, जिनके पास पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, बट वो क्या है छोटा पोर्शन स्पेंड करते हैं इनकम का, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है। इन द प्लेस ऑफ सेज का जो मार्केट का जो उसने थ्योरी दी, केन्ज ने एक प्रोपाउंडेड अ मोर रियलिस्टिक लॉ, उन्होंने एक और लॉ बनाया जिसको क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। केन्ज ने क्या कहा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो लोगों का है ना डजंट इंक्रीज विद सेम प्रोपोर्शन विद द इनकम डज, कि जितना लोग कमाते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी उतना ही दर से बढ़ेगा। सेम जो मार्क्स ने कहा था कि लोग जो हैं, जो 1/2 है वो क्या है सेविंग को ज़्यादा तवज्जो देता है, कंजप्शन पूरा नहीं होता। तो वो से के जो आपका जो मार्क्स का जो आपका जो आपका क्लासिकल का जो लॉ था वो उसके बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि खर्च जो है वो इनकम के साथ नहीं बढ़ता है, बहुत प्रोपोर्शन जो है वो क्या है आपका सेविंग के अंदर जाता है। तो ये क्रिटिसाइज़ किया। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय जनरल मनी वेज कट। क्लासिकल थ्योरी जो एम्प्लॉयमेंट की थी वो क्या कहती थी, रिड्यूसिंग द वेज मनी वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव, कि अगर मनी वेज रेट को हम कट कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो आपकी बेरोज़गारी की समस्या है ना, कि कम वेज रेट होगा तो लोगों को तो ज़रूरत पड़ेगी काम की, वो क्या होगा आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उनकी सप्लाई बढ़ेगी। बट केन्ज क्या कहते हैं, केन्ज ने कहा नहीं ये रॉन्ग है,
मनी वेज कट इज़ डबल एज स्वॉर्ड, तो दोधारी तलवार का काम करोगे अगर मनी वेज रेट कम कर दोगे तो। कहते केन्स ने क्या कहा, मनी वेज कट जो उन्हें सजेस्ट करते हुए बोला कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पिगू जो थे उन्होंने क्या कहा, सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ वेज को ही कंसिडरेशन के अंदर लिया। जो पिगू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इग्नोर कर दिया इनकम एस्पेक्ट को, उन्होंने इनकम एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। अगर वेजेस एक साइड के ऊपर उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी क्या है पार्ट रहता है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी के अंदर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट लग रही है उसका पार्ट भी रहता है। अगर एक साइड वेज है तो उसमें उसका भी पार्ट रहता है। ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूट इनकम ऑफ लेबरर्स, तो मनी की जो सप्लाई है उसके अंदर क्या है लेबरर्स का पार्ट भी रहता है। तो मनी वेज, तो उन्होंने भाई बोला पिगू जो है उन्होंने कॉस्ट एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा। मनी वेज में अगर कट लगाया जाएगा तो इससे क्या होगा, लेबरर्स की इनकम रिड्यूस होगी, इसलिए साथ ही साथ क्या होगा, उनकी इनकम रिड्यूस होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इनइफेक्टिव डिमांड की वजह से क्या हो जाएगा, और क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो क्या है प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फिर सारा स्टॉक अनआइडल रह जाए, अनसॉल्व स्टॉक रह जाएगा, उससे क्या होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट फिर सिचुएशन आ जाएगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तो आ ही नहीं सकती है। तो पिगू जो था वो कॉस्ट इम्पैक्ट एस्पेक्ट को तो कंसीडर करना भूल ही गए। अब उन्होंने ये बोला कि केन्स ने कहा कि ये क्लासिकल इकॉनमी के अंदर ये जो अजम्पशन लिया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हमेशा हो सकती हैं अगर एक इकॉनमी के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पहुंच भी जाए। तो ऐसा नहीं है कि जितने काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल चुका है प्रीवेलिंग वेज रेट के ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मान लो डिमांड की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पर क्या होगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो चाहे कोई काम करना चाह रहा है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं। तो वो थ्योरी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, वेज थी। नो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, केन्स ने ये भी रिजेक्ट किया कि क्लासिकल थ्योरी बोलती है ना सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, या हम बात करें कि जो इकोनॉमी के अंदर जो सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट करेगा। कहते हैं बहुत से रीजंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर्स इन द इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अगर होती है तो इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं आपका, क्लासिकल बोलती है अपने आप एडजस्ट कर लेंगी कुछ हद तक और फुल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन केन्स ने क्या कहा कि फुल इक्विलिब्रियम जो है दैट इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ एडजस्टिंग एंड इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, कि ये बात बिल्कुल गलत है कि सेल्फ ऑटोमेटिकली जो है वो इकोनॉमी काम करती है बिना एक्सटर्नल फोर्सेस के, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के। वो क्या है जो है आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। मनी इज़ नॉट मियरली अ वेल, ये अजम्पशन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थी कि मनी जो है ना वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि और वो सिर्फ मनी एक वेल एक पर्दा है। ये भी बहुत अनरियलिस्टिक सी अजम्पशन थी। केन्स ने क्या कहा, मनी एक्टिव फैक्टर है और इट इज़ मनी इज़ टू सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और मनी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यही तो प्रोवाइड कराता है ना वैल्यू। इफ़ पीपल होल्ड देयर वेल्थ, अगर लोग पैसे को अपने पास दबोच लेंगे रखेंगे तो इफेक्टिव डिमांड विल रिवर्स यानी एडवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो मनी एक्टिव फैक्टर है। ऐसे थोड़ी है कि हाथों से आप किसी के मनी निकलवा लोगे, वो सेव करना चाहते हैं वो सेव करेंगे, वो कंजप्शन नहीं करना चाहते तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनका डिस्क्रिशन है। तो अगर वो लोग होल्ड कर लेते हैं वेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ मनी तो इफेक्टिव डिमांड विल फॉल एडवर्सली अफेक्टिंग। तो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी क्या हो जाएगी, एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं की जाएगी तो जो बनाया है वो सेल नहीं होगा और जो अनसोल्ड रहेगा, और फिर जो फर्दर डिमांड एक्सपेंशन ही नहीं होगा, डिमांड ही नहीं होगी तो बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कैसे। तो जितना स्टोरेज होगा मनी का, वेल्थ का हाथ में लोगों के, उतना ज़्यादा बेरोज़गारी और बढ़ेगी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक, एक और स्टूपिड एजम्पशन हम कह सकते हैं
दुबियस अजम्पशन, ये जो प्रिवेल एग्जिस्ट नहीं करती है असल में, तो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वलाइज थ्रू मीडियम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वेट कर जाएंगे। केन्स ने कहा सेविंग फंक्शन जो है, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम वाहिल इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग फंक्शन है इनकम का, वो इनकम पे डिपेंड करती है सेविंग, ना कि इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इनकम जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग सेविंग होगी, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो आप उसको इक्वेशन में नहीं डाल सकते सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। एंड मार्जिनल, और क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज आने से इन्वेस्टमेंट और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज नहीं आ सकता। अब क्या कहते हैं, रिजेक्शन टू लेज फायर पॉलिसी। केन्स ने वही बोला कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है बेरोज़गारी की हट जाती है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना पड़ता। और लेकिन जब 1930 के कुछ ग्रेटर डिप्रेशन हुआ, किसी कंट्री की इकॉनमी जो है वो बहुत ही डाउन चली गई, नहीं कॉम्बैट कर पाए एज पर द थ्योरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केन्स ने रिजेक्ट कर दी है पॉलिसी कि भाई ऐसे लीज फायर कि भाई हाँ ये अपना आराम से बिना इंटरवेंशन के चलेगा। कहते नहीं, बेरोज़गार की समस्या से सुलझ ही नहीं सकती। तो उन्होंने क्या कहा कि मनी वेज रेट को या रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करके फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन लाने का जो था कि सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो क्या होगा, अनरियलिस्टिक था। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा ताकि बेरोज़गारी की समस्या क्या है आपकी रिमूव हो। जैसे हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी ये चलाई जाती है सरकार द्वारा, सब्सिडीज दी जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो ये ज़रूरी है टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करना। सरकार जब तक इन्वेट नहीं करेगी तब तक आप एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड को इक्वेशन के अंदर नहीं ला सकते, इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं हो सकती है। इंटरवेंशन तो और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। सरकार इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी तभी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और तभी तो एक कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है बेरोज़गारी की वो रिमूव हो पाएगी। अब क्या कहते हैं, टू इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट पीरियड। कहते हैं कि देखो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी, लॉन्ग रन में स्टडीज़ लॉन्ग रन प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी का। केन्स ने क्या कहा कि शॉर्ट रन प्रॉब्लम होती हैं इकॉनमी के अंदर, और प्रॉब्लम जो एम्प्लॉयमेंट की उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए लॉन्ग रन से, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करेंगे। जब तक हम शॉर्ट रन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो वी कांट एस्केप द पैंग्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम जब तक शॉर्ट रन के अंदर समस्या नहीं सुलझाएंगे तब तो फिर हम बेरोज़गारी की जो समस्याएं आती हैं उनको हम नहीं सुलझा सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट रन प्रॉब्लम को तवज्जो देनी है, ना कि लॉन्ग रन को पहले। इट्स नॉट अ एनालिसिस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। कहते हैं ये जो है आपका, केन्स ने क्या कहा कि इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कंक्लूजन। कहते हैं जिन्होंने बोला कि जनरल इक्विलिब्रियम होता है, कहते हैं नहीं, इंटायर इकोनॉमी में पार्शियल इक्विलिब्रियम हो सकता है। हम इस कंक्लूजन पर तो पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस क्या होता है, इम्प्लीकेशन ऑफ थियोरी प्रूव। कहते हैं ये थियोरी जो है बहुत इररिलेवेंट है। कहते हैं बल्कि अ फर्म में इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय रिड्यूसिंग द मनी वेज रेट। कहते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है मनी वेज रेट को रिड्यूस करके, बट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू डू सो फॉर अ इकॉनमी एज अ होल। बट पूरी इकॉनमी नहीं कर सकती, एक फर्म तो कर सकती है, पूरी इकॉनमी कैसे करेगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो अजम्पशन था वो भी क्या था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, वो अनरियलिस्टिक है। तो मेन डिफेक्ट क्लासिकल थ्योरी का एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में क्या था, इट मेड अ अनसक्सेसफुल बिड टू अप्लाई द अजम्पशन ऑफ पार्शियल। कि उन्होंने ये बोला कि आप जनरल इक्विलिब्रियम को क्यों मान रहे हो, ये सिचुएशन, ये जो अजम्पशन है वो बहुत गलत है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डील्स विद ओनली अ स्पेशल केस। कहते हैं थ्योरी जो है वो स्पेशल केस के बात करती हो, कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। कहते हैं लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो ये कहता है। कहते हैं यानी कि अगर फुली एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं तो इट मीन्स वो केस क्या है, एक स्पेशल केस है। केन्स क्या कहता है, डिफरेंट इकोनॉमीज़ का डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर काम है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर तो वो सर्वाइव थ्योरी प्रूव हो सकती है, बट डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर वो जो थ्योरी है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की वो प्रूव नहीं हो सकती है।
नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स, क्लासिकल थियोरी जो थी वो एम्पिरिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं थी। डिस्पाइट बीइंग लॉजिकल इट इज़ फार, कहते हैं वो रियलिटी से बिल्कुल अलग थी। उसके जो लॉज हैं उनको भी प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अनरियलिस्टिक है, इनप्रैक्टिकल है, क्योंकि वो उनका जो अजम्पशन था कि एम्प्लॉयमेंट मनी वेज रेट को कट करके लाई जा सकती है, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। तो और जो आल्सो जो ये सारे थे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट से चेंज करके लाया जा सकता है, वो पूरा का पूरा अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ से बिल्कुल क्या है, बियॉन्ड जाता है। तो वो एस्पेक्ट जो था क्लासिकल थ्योरी का वो बहुत डिफरेंट है। वो क्या है, आज सिनेरियो में डिफरेंट इकोनॉमीज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग वेज रहेगा।